कि मोहब्बत की हथेली पर जुनू का जाम रख दूंगा और अगर बेटी हुई मेरी तुम्हारा नाम रख दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका जबरदस्त शानदार अल्टीमेट क्वेश्चनों की सीरीज अग्निवीर के लिए जो हम लोग चला रहे हैं, क्योंकि वो लोग देश सेवा के लिए तैयार रहेंगे तो हम उनके लिए इतना सा एक निशुल्क प्रयास कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और यही सोचकर हम आपको साइंस के पेपर दे रहे हैं, जीके के पेपर दे रहे हैं। मतलब मेरा ये टारगेट है कि आपके 50 में से 47-48 नंबर तक आप इसको कवर कर सको। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस की। पहला सवाल हमारा टाइम एंड वर्क का है कि ए किसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि बी उस काम को अकेला पूरा करने में 16 घंटा लेता है। जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए टाइम एंड वर्क का, तो आप इसको इस तरीके से करेंगे, ए करता है 8 घंटे में, बी करता है इसको 16 घंटे में। मैंने वैसे आपको ये पूरा पढ़ा रखा है टाइम एंड वर्क, अगर आप देखेंगे तो आपको इसके पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, एक एक चीज पूरी डिटेल में समझाई हुई है। सबसे पहला काम इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आ जाएगा 16। यहां हम लोग लिखते हैं इनकी स्पीड। कितना ही टफ क्वेश्चन आ जाए, आप केवल इस तरीके से करेंगे तो आपका काम हो जाना है। 8 दूने 16 और 16 एकम 16। इसकी स्पीड आ गई 2, इसकी स्पीड आ गई 3। आप इसको यूं समझिए कि ए को 16 रोटी बनानी थी, बी को भी 16 रोटी बनानी थी। अगर अकेले अकेले बनावे तो ए एक दिन में 2 रोटी बना देता है, तो 8 दिन में खत्म कर देगा काम को। बी 1 रोटी एक दिन में बनाता है तो 16 रोटी बना देगा 16 दिन में। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि अगर ए और बी दोनों को ही मिलकर काम को करना है, तो ये हमारा जो भी आए इसको आप हमेशा पूरा काम मान लीजिए। 16 काम करना है। अच्छा, अब एक दिन की कितनी रोटी बना रहे हैं, तो आप कहेंगे जी 2 और 1 3 रोटी बना रहे हैं, तो 3 पंजे 15, 5 बार पूरा पूरा भाग चला गया, 1 बच गया, उसको ऊपर लिख दो और बटे में 3 लिख दो। यानी 5 सही 1/3 दिन में दोनों मिलकर अगर काम को करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज की स्कोर छठी पारी में 80 रन है, तब उसकी औसत 5 रन बढ़ जाती है, तो छठी पारी के बाद में उसकी औसत क्या है। इसको पहले मैं आपको पूरा बेसिक से समझाता हूं, इसके बाद इसकी शॉर्ट टेक्निक, जिससे आप ये सवाल 2 से 3 सेकंड में कर पाएंगे। दोनों तरीके हम लोग जान लेते हैं। एक बल्लेबाज है और उसने अभी उसका औसत जो है वो हम मान लेते हैं 5 पारियों में उसका जो औसत है वो हम लोग मान लेते हैं x हो गया। अगर औसत x हो गया तो भाई योग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा 5 गुणा x। ठीक है, क्योंकि एवरेज जो होता है वो होता है राशियों का योग और बटे में राशियों की संख्या। अगर हमें संख्या पता करनी हो या योग पता करना हो, योग पता करना है तो संख्या को इधर ले जाइए आप। यानी अगर हमें संख्याओं का योग पता करना है तो एवरेज को आप जितनी संख्या है उससे गुणा कर दीजिए। तो भाई एवरेज अगर हमने x माना है तो 5 पारियों में औसत जो हो जाएगा, इसको 5x ही लिख लेते हैं हम लोग, ज्यादा ठीक रहेगा। ये हो जाएगा आपका 5x। ठीक है, अब आगे क्या करना है, ये कह रहा है इसने छठी पारी में 60 रन बनाए। भाई 5 पारियों तक इसके जो टोटल रन्स थे वो थे 5x। तो छठी पारी के बाद इसका जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो 5x तो पहले से था और इसमें 80 रन और जोड़ देते हैं। ठीक है, और इसने एक दूसरी बात और कही है कि छठी पारी के बाद में इसका औसत 5 बढ़ जाता है। यानी कि भाई एक तरीके से तो योग ये आ गया, और अगर मैं छठी पारी के बाद 6वीं पारी इसको लिख लेते हैं, 6वीं पारी का अगर औसत देखें तो औसत अगर पहले x था तो अब हो जाएगा x + 5। अब अगर आपको यहां से इसका योग चाहिए, जैसे हमने यहां योग निकाला था कि भाई 5 को x से गुणा कर दिया था, तो यहां भी 6 को x + 5 से गुणा कर दीजिए आप। अब आप मुझे बताइए, क्या ये छठी पारी के बाद में योग नहीं है और ये भी छठी पारी के बाद में योग नहीं है? यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 5x + 80 बराबर 6x + 5। ये दोनों क्योंकि छठी पारी के बाद में योग है, ये इनका जो इसने रन बनाए हैं उनका योग है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहां आप कर सकते थे 5x + 80
बराबर 6x प्लस 5। तो भाई इस 5 को इधर ले जाओ। मैंने कल भी बताया था आपको, जो हमारा पेपर हुआ था, कि आप जो बड़ी संख्या है उसकी तरफ छोटी संख्या को ले जाइए, ताकि प्लस माइनस का चक्कर आपके साथ ज्यादा ना रहे। तो 80, देखो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा इधर आके, और ये हो जाएगा 6x माइनस 5x। तो यहां से, अच्छा सॉरी, ये 6 पंजे 30 हो जाएगा, है ना, तो इधर आएगा 30। तो ये हो जाएगा आपका 80 माइनस 30 करोगे तो ये हो जाएगा 50 बराबर x। अच्छा, ये जो x आया है ये तो 5 पारियों का औसत था, यानी कि ये आया है 50। लेकिन इसने जो आपसे पूछा है वो ये पूछा है छठी पारी के बाद में उनका औसत क्या होगा। तो भाई छठी पारी के बाद में 50 तो पहले था और 5 और बढ़ गया, यानी कि ये आ जाएगा आपका 55। अब इस सवाल को करने का ये इसका बेसिक था, लेकिन हमें तो परीक्षा में जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सवाल करें। अब इस सवाल की आपको एक टेक्निक बताता हूं मैं। जब भी इस तरीके का सवाल आए तो आप क्या करेंगे, जो आखिरी पारी है जिसमें रन इसने बनाए हैं, आखिरी पारी थी छठी पारी और उसमें इसने 80 रन बनाए, आप इससे जस्ट पहले वाली पारी लीजिए। इससे पहले वाली पारी थी 5वीं पारी थी, और औसत बढ़ा या घटा उसको इससे गुणा कर दीजिए आप। ये 5 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 25। अगर औसत बढ़ गया है तो इस 25 को इस 80 में से कम कर दीजिए आप। 80 माइनस 25 बराबर आ जाएगा आपका 55। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं हमने किया क्या है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आवे कि एक बल्लेबाज का स्कोर छठी पारी में 80 रन था, छठी पारी में 80 रन था, तो इससे जस्ट पहले वाली पारी लेंगे 5वीं, और औसत बढ़ा या घटा उससे गुणा कर देंगे तो ये आ गया 25। अगर औसत बढ़ गया तो हम 80 में से 25 कम कर देंगे, अगर औसत घट जाता तो 80 में 25 जोड़ देते। जैसे सपोज कीजिए अगर यही सवाल इस तरीके से होता है कि एक बल्लेबाज का 8वीं पारी के बाद औसत जो हो गया वो 80 रन हो गया, 8वीं पारी में इसने 80 रन बढ़ाए और औसत 5 कम हो गया, मान लीजिए ऐसा सवाल आ गया, तो इस सवाल को सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा। 8वीं पारी में 80 बनाए, इससे जस्ट पहले वाली पारी 7वीं पारी, और 7 को गुणा कर दीजिए 5 से, यानी कि 35। अब अगर ये पूछता है कि छठी पारी के बाद में उसका औसत क्या होगा या 8वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, तो इस 80 में आप लोगों को 35 जोड़ देना था, तो ये हो जाता आपका 8 3 11 115। बात समझ में आई क्या। आइंदा से जब भी ये क्वेश्चन आया आपको इसको इसी तरीके से करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, यदि 10 आदमी एक काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं तो कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी अगर 5 दिन में एक काम को समाप्त करना पड़े। मैंने कल जो पहला वीडियो डाला था उसमें भी आपको बताया था कि MDH मसाले वाह, MDH मसाले वाह, MDH अपॉन W। ये M यहां मैन है, D मतलब डेज है, H मतलब हावर्स है। यानी अगर आपको ऐसा दिया जाए कि 10 आदमी 10 दिन तक 5 घंटे काम करके मान लीजिए 20 चटाई बनाई, तो इसमें M का मतलब था मैन, M का मतलब था मैन, D का मतलब था डेज, और H का मतलब है आवर्स, ठीक है, घंटे, और W का मतलब है वर्क। लेकिन यहां आपको देगा क्या, 4 और 4 8 चीजें हैं, 8 में से कोई 7 दे देगा और एक आपसे पूछ लेगा। तो हम लोग क्या करें, आप तो ये देखो कि ये 10 आदमी, इसका मतलब ये M1 पहली प्रकार के। अगर आपने इससे पहले, मैंने वैसे आपको एक पेपर भी डाला है वो भी आप देख लेना, और इसके अलावा मैंने ये टाइम एंड वर्क पूरा पढ़ाया हुआ है तो ये भी आप देख लीजिएगा। और 4 दिन तो ये D1 है। अच्छा, इसने कहा 5 दिन में काम करना है, यानी कि ये D2 हो गया। अब देखो हमारा फॉर्मूला कितना सा रह जाएगा, इसमें H नहीं है तो नहीं लेंगे हम, H नहीं है नहीं लेंगे, W भी नहीं है नहीं लेंगे, यानी हमारा फॉर्मूला रह जाएगा M1 D1 बराबर M2 D2। अब भाई M1 जो है वो है 10 आदमी, 10 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो 5 आदमियों को करने के लिए इस काम में कितने दिन लगेंगे। 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूने 10। अगर ये दोनों बराबर में हो तो काट सकते हैं, अगर ये बराबर में ना हो कि ये नीचे होता तो नहीं काट सकते थे आप इसको। ये आ जाएगा भाई 8, यानी कि 5 आदमियों को कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। आप दोनों को बराबर करके भी देख सकते थे कि भाई ये हो जाएगा 10 चौक 40, ठीक है। तो यहां 5 को मैं किससे गुणा करूं कि ये भी 40 हो जाए, तो वो 8 से गुणा कर दोगे आप, ठीक है। ये हमारा देसी तरीका है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति को 10% का नुकसान हुआ जब उसने अपनी घड़ी को 450 रुपए में बेच दिया। अब देखो दो चीजें हैं, जैसे
आपका कोई पेपर हुआ 600 नंबर का। अब मैं इस बात को दो तरीके से बोल सकता था। दो तरीके से कैसे बोल सकता था? दो तरीके से इस तरीके से बोल सकता हूं। एक तो मैं कहूं कि आपके 300 नंबर आए हैं, जैसे मान लीजिए आपको इसको बढ़ा के बोलना है कि मेरे 300 नंबर आए हैं, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये कह सकते थे आप कि साहब मेरे 50% नंबर आए हैं। क्या दोनों बातों में कोई फर्क है? आप कहेंगे जी कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब आप 50% बोले चाहे 300 बोले, बात तो एक ही है। अब इस चीज को मान लीजिए अगर मुझे ये नहीं दिया होता और मुझे ये पता होता कि 300 नंबर 50% है तो पूरा 100% कितना होगा, तो इसके लिए आप लोग क्या करते? इसके लिए आप लोग ये करते कि 300 में हम कहते थे 300 50% के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा? 50 दूने 100, तो ये आ जाता आपका 600। ठीक है, बात समझ में आई क्या? अब देखो सेम कंडीशन इस सवाल की, ये कह रहा है 450 रुपए में बेचा, 450 रुपए में बेचा तो 10% का लॉस हुआ। अगर 10% का नुकसान हुआ तो मुझे आप इतनी सी बात बताइए, अगर कोई चीज 100 की थी और 10% का नुकसान हो गया तो क्या वो 90% के बराबर नहीं है? यानी आप ये कह सकते थे कि 450 जो है वो वैल्यू है 90% की। अब आपसे एक आ गया कि उसका मूल्य खरीद क्या था या उसका क्रय मूल्य क्या था, तो भाई 450 वैल्यू है 90 की, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? इससे काट दिया ये 5, यानी कि उसने 500 रुपए की वो चीज खरीदी थी। ये बात समझ में आ गई? अगर आप मेंटली इसको करना चाहते कि साहब हम तो इसको मेंटली करना चाहेंगे, हम तो पेन कॉपी काम में ही नहीं लेना चाहते, तो आप क्या कर सकते थे कि भाई 500 जो है इसका 10% कितना होगा मुझे बताओ आप। किसी भी संख्या का इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, इस आकाश के नीचे, आपके पैरों के नीचे, पाताल में, जहां कहीं भी जितनी भी संख्याएं हैं, अगर आपको 10% निकालना है तो आप एक छोटी सी बात याद रखें कि एक छोड़कर पॉइंट लगा दें। जैसे 500 है तो इसका 10% निकालना है, एक छोड़ के पॉइंट लगा दे। 600 है उसका 10% निकालना है, एक छोड़ के पॉइंट लगा दे। 140 का 10% एक छोड़ के पॉइंट लगा दो। 400 का 10% एक छोड़कर पॉइंट लगा दो। अगर 500 में से 50 कम किया जाए तो क्या 450 आ गया क्या? और यही मेरा आंसर था। बात समझ में आ रही है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। कसम है आपको भारत माता की। ठीक है, फिर अपन वो कस्में उतारते रहेंगे बाद में, ये क्या है छतरी तेरी कसम उतरी, उस टाइप से। जो छोटे बच्चे थे ना, हम भी छोटे ही हैं, अभी बड़े कहां हुए हैं। 200 का 25% कितना होगा? 200 का 25%। अब आप बताओ 200 का 25%, प्रतिशत बोले तो ये परसेंटेज, का मतलब होता है गुणा। मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता देता हूं, याद रखें आप बोर्ड मास को। बोर्ड मास में हर कैलकुलेशन इसी से सोल्व होती है। पी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, एक छोटा वाला ब्रैकेट, एक मझला वाला ब्रैकेट और एक बड़ा वाला ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ या बोले तो का, इसको गुणा से। डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड करना और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना। अब का मतलब है गुणा, तो भाई 200, का मतलब गुणा 25, और ये जो परसेंटेज लिखा हुआ है इसका मतलब है बटे में 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी तो 25 दूने 50, यानी कि 200 का 25% कितना होगा? तो 200 का 25% हो जाएगा आपका 50। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/4। अगर आपने कहीं देखा हो तो, नहीं भी देखा हो, नहीं आती ये चीज तो कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है कि नहीं साहब हमें आए तो ही हम इस तरीके से करें। मैं तो आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं जिससे और थोड़ा जल्दी हो सकता था। तो भाई 200 का 1/4 निकाल देते, यानी चौथा हिस्सा, तो ये भी आ जाता आपका 50। तो आपका जैसे मन करे वैसे आप कर सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा 4 अंकों वाला नंबर जो कि 88 से विभाजित होगा? अब पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है। तो मैंने ये पिछले क्लास में भी था, आज की क्लास में भी है। 4 अंकों का अगर सबसे बड़ा नंबर आपको चाहिए तो आप जितने अंक कहे गए हैं उतने 9 लिख दीजिए, बात खत्म। अगर आपसे कहा जाता कि 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर बताइए, तो भाई सबसे पहले 1 लिखते और उसके बाद में 3 जीरो लगा देते, ये सबसे छोटा हो गया। अब ऐसा जब भी सवाल आए ना तो आप क्या करेंगे,
आप ये देखो, ये 88 से विभाजित होने वाला चाहिए, और 88 से अगर विभाजित होगा तो आप 9999 को इसमें पूरे में 88 का भाग दे लो। अगर इसमें 88 का भाग देवें तो एक बार गया 88, यहां बच गया आपका 11, 88 एकम 88। इसके बाद में यहां आप एक अंक उतार सकते हो, 9 आ गया। अब आप वापस एक बार भाग दोगे 88, यहां बच गया आपका 1, 8 और 3 11, इसके बाद में आ गया 9। ठीक है, अब देखो 88 इसको लगभग 90 मान ले तो 9 3 27, 9 चौक 36, यानी 3 बार भाग जाएगा। 3 बार, 8 3 24 की 4 हासिल 2, 8 3 24 और 2 26, ये आ गया 5, ये 5 और 6 और 5 11, यानी 55 इसमें से बच गया। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि अगर इस संख्या में से 55 कम होता तो इसमें भाग चला जाता क्या। ये सेम कहानी वैसी है जैसे 7 में आपको 3 का भाग देना है, 3 का भाग दिया आपने 2 बार 6, एक शेषफल बच गया। अब हम ये कह सकते थे कि अगर इस 7 में ये 1 कम कर दें तो आएगा 6, और 6 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो भाई यहां जो शेषफल बच गया है इसका मतलब ये ज्यादा था, अगर ये कम होता तो हमारा भाग चला जाता। अगर 55 इस संख्या में नहीं जोड़ा जाता तो हमारा भाग पूरा पूरा चला जाता। तो अब हम क्या करेंगे, इस 9999 में से 55 कम कर देंगे। जैसे ही आप 55 कम करोगे और आपको आपका उत्तर आपके सामने मिल जाएगा, आपकी नजरों के सामने मिल जाएगा। और नजर से मुझे एक शायरी याद आती है कि इस नजर को नजर की नजर से ना देखो, नहीं तो नजर को नजर की नजर लग जाएगी, और नजर को नजर की नजर लग गई तो नजर से फिर वो नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो अगला सवाल, नजरें गड़ाए रखें, नजर हटी दुर्घटना घटे। नजर हटानी नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त है, इसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी। वैसे तो आपको यह बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर रेडियस 7 हो तो इसका जो परिमाप होगा, परिमाप आप जानते हैं 2πr होता है, तो परिमाप 44 होगा, और इसका जो एरिया होगा वो 154 होगा। ये अगर आप याद भी रख ले तो आपका आधा काम आसान हो जाएगा। याद नहीं भी है तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, बीपी लो करने वाला काम नहीं है इसमें। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², और ये बराबर है 154 के। पाई का मान जो होता है वो होता है 22/7, और रेडियस अपने को पता करनी थी तो 154। अब देखो ये उधर जाएंगे तो r² बराबर 154, और ये 7 तो ऊपर गुणा में चला जाएगा और ये 22 बटे में आ जाएगा। 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, फिर 2 7 14। r² बराबर 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर 7 2 बार लिखा हुआ है तो 7 का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब यहां से दोनों साइड आप रूट ले लीजिए, जैसे ही आप रूट लेंगे तो r बराबर आ जाएगा आपका 7। रेडियस हमारी 7 आ गई, p मतलब पैरामीटर, और वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2πr। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब से आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर रेडियस 7 है तो क्षेत्रफल हमेशा 154 ही होगा, और ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा फिर वापस बोर्ड मास का है। अब देखो इससे पहले एक दो बातें मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं। जैसे मान लीजिए 9 - 3 प्लस है, अगर ये कहीं लिखा हुआ है, आपको अपनी विद्या की कसम है पहले इस वीडियो को रोक के और पहले इसको सोल्व करवाओ। इसको जैसे ही सोल्व करोगे, कई बच्चों का 9 - 3 6 + 6 12, और इसको जब सोल्व करोगे कई बच्चे इसको इस तरीके से करेंगे 6 और 3 9, तो ये 0। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर 12 सही है या 0 सही है। ठीक है, हम दूसरा सवाल करते हैं, इसका आंसर आप मुझे बताना। अगर 9/3/3 है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये भी आपको मुझे बताना है। देखो अभी मैंने बताया आपको बोर्ड मास, बोर्ड मास के बताया कि बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन और एस मतलब सब्ट्रैक्शन। आपको करना क्या है, सबसे पहले डिवाइड सोल्व होगा, लेकिन आप ये गलती कर रहे हो, इधर से सोल्व कर रहे हो। मैं यहां बैठा बैठा भी आपको देख रहा हूं, आप इधर से सोल्व कर रहे हो, 3 में 3 का भाग दिया 1 और आंसर आ गया आपके 9, लेकिन 9 आंसर नहीं है। आंसर क्या आएगा वो आपको जानना है। सवाल सोल्व होता है हमेशा इधर से, तो 9 इसमें भाग दे लिया 3 का, फिर भाजक 3।
ठीक है, एक एक स्टेप आपको सोल्व करना था। 3 का भाग दिया तो 3 बार और 3 भाजक 3 1, इसका सही आंसर है 1। ठीक है, तो ये आपसे गलती होने वाला सवाल था, इसको गलती नहीं करना है। अब दूसरी चीज सीखते हैं यहां से। जैसे आपको दिया हुआ है 10 - 5 + 5, ठीक है। अब आप में से ज्यादातर बच्चे 90% बच्चे ये गलती करते हैं कि इसको जोड़ लेते हैं 5 + 5, क्योंकि अपनी आंखें जो इजी चीज होती है उसको सबसे पहले कैच करती है। ठीक है, आंखें तो हालांकि और भी बहुत कुछ देखती है, लेकिन अगर गणित के मामले की बात करें तो वो सबसे इजी चीजों को सबसे जल्दी कैच करती है। लेकिन आप देखिए कि 5 ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो सबसे पहले आप, वैसे तो कहा गया इसने है कि जोड़ करो, लेकिन मैं कहता हूं आप बाकी कर लो पहले, ताकि आपसे गड़बड़ नहीं हो। 10 में से 5 गए तो 5 और +5 करोगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 10। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 5 में 5 घटा देते, क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा कि अगर ये लिखा हुआ है y - x + x, तो x से तो x कट जाता है, इन दोनों को जोड़ थोड़ी देते हो आप, लेकिन यहां ये गड़बड़ करते हो। तो आज के बाद ध्यान रखना है, पहले बाकी कर लो तो आपका काम इजी हो जाएगा। अब आते हैं इस सवाल पे। देखो, ऐसे अगर मजा आया ना वीडियो में तो शेयर वेयर करते रहा करो, क्योंकि आप ही मेरी असली ताकत हो, आपके अलावा मैं किसी को जानता नहीं हूं। 34.36 - 45.67 86.56 और बराबर जो भी है x मान लेता हूं 37.96। आप यकीन मानना, ये मॉडल पेपर आप केवल सोल्व कर लोगे तो आपका सिलेक्शन कोई माई का लाल या लाली नहीं रोक सकती, आप ये बात तय मान लेना। हम क्या करें, देखो ये गड़बड़ नहीं करनी कि इन दोनों को जोड़ दो ना, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो हम क्या करें, एक तो तरीका हमारे पास ये है कि इस x को एक साइड रख लो और बाकी सब चीजों को एक इधर ले आओ। जैसे 34.36 - 45.67 + 86.56, ये प्लस का है, माइनस हो जाएगा 37.96 और बराबर x। अब क्या करो, जो प्लस के दिखते हैं उनको अलग जोड़ लो, जैसे ये प्लस है ये भी प्लस है, और जो माइनस है उनको अलग जोड़ लेते हैं, जैसे इनको जोड़े तो। अच्छा, आपको ये बात भी पता होगी, नहीं पता है तो ध्यान रखना, जैसे 34.36 है, 34.36 है और ये 86.56 है। पॉइंट के बाद वाले बाद में जुड़ते हैं, पॉइंट के पहले वाले पहले जुड़ते हैं। 6 और 6 12 की 2 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 8 3 11 और 1 12, यानी प्लस का आया मेरे पास 120.92। ऐसे ही हम लोग माइनस वालों को जोड़ लेते हैं, तो 7 और 6 13 की 3 हासिल 1, 6 और 9 15 और 1 16 की 6 हासिल 1, 8 और 5 13, 3 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8 बराबर x। अब देखो, पॉइंट के बाद वाले अगर बाकी भी करना है तो पॉइंट के बाद वाले अलग हो जाएंगे, पॉइंट से पहले वाले अलग हो जाएंगे। तो आप देखो 120.92 और 83.63, तो 3 और ये 9 12, 1 7 और 2 9, फिर 3 और 7 10, 1 9 और 3 12, 37.29, ये जहां कहीं दिख जाए वही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 3 6 9 6 का औसत क्या होगा। तो भाई एवरेज का सीधा सीधा मतलब यही है कि जितनी संख्याएं हैं इनको ऊपर लिख दो और इनको ऊपर जोड़ के लिख दो, और 1 2 3 4 4 संख्याएं थी तो नीचे लिख दिया। तो 6 और 6 12, 9 और 3 12, 12 दूनी 24, 24 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो 4 6 24, 6 हमारा सही आंसर होगा। आसान सवाल था, ठीक है। अगला देखो, एक संख्या को उसके 2/3 भाग से जोड़ने पर योगफल 35 आता है। मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूं, उसके बाद एग्जाम में आप इसको सेकंडों में कैसे करोगे ये भी बता देता हूं। हमने मान ली वो संख्या x थी और उस संख्या का 2/3 भाग, यानी x का अगर 2/3 भाग इसमें जोड़ दिया जाए तो ये संख्या बन जाएगी 35। दोनों को जोड़ने से 35 बन जाएगी। अब क्या करें, यहां से एलसीएम ले लेते हैं 3। तो देखो, अगर इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया हमने, तो ये तो हो जाएगा 3x प्लस ये है आपका 2x बराबर 35। तो भाई 5x, ये 3 भी उधर चला जाएगा, तो 35 गुणा 3। अच्छा, आपको 35 गुणा 3 ही लिखना है, 35 तिया 105 नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना?
क्योंकि ये 35 अभी कटने वाला है। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, ये कटेगा। तो अगर आपने गुणा कर लिया तो बड़ी संख्या को काटना पड़ेगा, इससे बढ़िया है ना छोटे छोटे टुकड़ों में काटे। तो x बराबर 35 बटा x इंटू 3, 35 बटा 5, 5 7 35, x बराबर आ जाएगा 21। यानी वो संख्या क्या है, वो संख्या है 21। अब पहला तरीका तो ये हो गया बेसिक से इसको, लेकिन मैं ये कहता हूं अगर एग्जाम में आ जाए तो सवाल को चुटकियों में निपटाओ ना आप, इतनी बेकार काहे को करनी भाई। वहां हमसे कौन पूछने वाला है कि हमें किस तरीके से करना है। तो आप देखो, इसने कहा 2/3 भाग, यानी कि ऐसी कोई संख्या होनी चाहिए थी जिसमें 3 का भाग जावे, ऐसी कोई संख्या होनी चाहिए थी। तो 3 का भाग 25 में जाता है, नहीं जाता, 23 में जाता है, नहीं जाता, 22 में जाता है, नहीं जाता। इसका मतलब 3 से भाग जाने वाला ऑप्शन ही एक ही बचा था, 21। आप ऑप्शन से भी क्या करो, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार खेत के विकर्ण। अब देखो विकर्ण क्या होता है, जैसे ये आयताकार खेत है और यहां से अगर इस बिंदु को यहां तक मिलाया जाए तो ये है इसका विकर्ण। ठीक है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये एंगल 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री के हिसाब से देखो तो भाई आयत में अगर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और अगर ये विकर्ण है इसका, तो हम ये कह सकते थे कि भाई ये तो हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। यानी कि आप इसको ऐसे लिख लो कि ये तो हो गया आधार, ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका कर्ण। ठीक है, ऐसे लिख लो इसको। अब ये क्या कहता है कि एक भुजा की, इसके विकर्ण की लंबाई तो है 289, विकर्ण जो है वो तो है इसका 289, 200 और 89 मीटर, और एक भुजा कोई सी भी मान लेते हैं, ये है 161 मीटर। अब आपको ये वाली भुजा बतानी है। अगर इन्हीं चीजों को मैं यहां फिट कर दूं तो कर्ण तो हो गया 289 और अगर एक भुजा की बात करें तो वो हो गई 161, यानी ये वाली भुजा बतानी है। तो भाई एक बात बताओ, अगर लंब बताना है आपको तो लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब भाई अगर केवल लंब ही पता करना है तो दोनों साइड का रूट ले लेते हैं। कर्ण आपको दिया हुआ है 289, इसका होल स्क्वायर माइनस ये है 161 का होल स्क्वायर। अब असली खेल यहां से शुरू होता है। असली खेल ये है कि भाई मैथमेटिक्स में हमें समझ में तो आ गया कि ये सवाल होगा कैसे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस कैलकुलेशन को इजी कैसे करें। अब मैं आपको इसको इजी करने का तरीका बताता हूं। एक तरीका तो सिंपल सा आपके ये है कि आप 289 का स्क्वायर कीजिए और 161 का स्क्वायर कीजिए और बाद में जो आवे उसका रूट कर दीजिए, उसका वर्गमूल ले लो। एक तरीका तो ये है, लेकिन मैं चाहता नहीं आप इस तरीके से करो। आप क्या करेंगे इसमें, आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, यानी अगर दो संख्याओं का वर्ग दिया हुआ है और अगर उनका अंतर दिया हुआ है तो एक बार दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, एक बार दोनों का अंतर लिख दीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहां से लंब बराबर रूट में एक बार तो दोनों को जोड़ के लिख देते हैं प्लस 161 और एक बार दोनों का अंतर लिख देते हैं माइनस 161। तो भाई लंब बराबर हो जाएगा अंडर द रूट, देखो इसको जोड़े तो 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 8 और 14 और 1 15 की 5 हासिल 1, 2 3 और 1 4, ये तो हो जाएगा 450 और इसके गुणा में आ जाएगा 8, 6 और 2 8 और 1 128। अब आपको यहां से भी मैं आपको कैलकुलेशन इजी करने का तरीका बता रहा हूं। आप चाहो तो यहां से 289 का स्क्वायर और 161 का स्क्वायर करके उन दोनों का अंतर ले लीजिए, बाद में वर्गमूल ले लीजिए। लेकिन यहां से भी मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि बजाय आप इसको गुणा करने के इसके टुकड़े करो। टुकड़े कैसे, जैसे इसको मैं लिख सकता था 9 पंजे 45 और गुणा कर लेता 10, ऐसे ही गुणा करके यहां इसको मैं लिख सकता था जैसे 8 2 10 और 1 11, ये 2 से कट रही है मान लो, तो 2 गुणा 2 6 12 और 2 चौक 8। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो आप लंब बराबर रूट में, देखो ये 9 लिखा हुआ है तो इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ये अगर आप देखो तो 10 दूने 20 और 20 पंजे 100 हो जाएगा। भाई अगर इन तीनों को मैं गुणा कर दूं, इन तीनों को गुणा कर दूं तो ये 100 हो जाएगा, यानी कि इसको मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं।
ऐसे ही अगर आप 64 देखो तो ये 8 का स्क्वायर होता है, इसको 8 का स्क्वायर लिख सकता हूं। और अगर ऊपर ये रूट है तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों स्क्वायर हट जाने हैं। अगर इनको हटा दिया जाए, अगर इनको हटा दिया जाए तो ये हो जाएगा 3 गुणा 10 गुणा 8। तो भाई 8 दिया 24 और 24 गुणा 10 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 240 और 240 ही मेरा आंसर था। तो ये बात आपको, ये जो कैलकुलेशन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। सवाल करना भारी काम नहीं है, इसकी कैलकुलेशन करना भारी काम था। अब कैलकुलेशन मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, एक समत्रिभुज, समत्रिभुज का मतलब है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। इसको वैसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, और अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर इनको 3 बराबर भागों में बांटा जाए तो ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अलजेब्रा का सवाल था। x प्लस वाई बराबर आपको 4 दिया हुआ है, और 1/x प्लस 1/y बराबर आपको, ये भी आपको 4 दिया हुआ है। आपसे पूछा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप x और y की कोई वैल्यू रखो, लेकिन वैल्यू रखने से ये बटे में चली जाएगी, और बटे में किसी भी संख्या को अगर आप जोड़ोगे तो वो 4 नहीं आएगी। तो फिर क्या करें हम लोग? इसके लिए तरीका ये है कि आप ये जो 1/x प्लस 1/y बराबर आपको 4 दिया हुआ है, आप एलसीएम लोगे तो वो आ जाएगा xy। यहां से आपका y प्लस एक्स बचेगा बराबर 4। अच्छा, x प्लस वाई ऑलरेडी हमें कितना दिया हुआ है? x प्लस वाई हमें ऑलरेडी 4 दिया हुआ है, तो इसकी जगह हम लोग 4 रख सकते हैं। जैसे ही आप 4 रखोगे और बटे में xy रखोगे बराबर 4, तो 4 से तो 4 कट जाएगा, यानी xy बराबर आपका 1 आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई। अब देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये हमें चाहिए, तो ये एक फॉर्मूले में आता है, और वो फॉर्मूला ये है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अगर आप करते हो, देखो एलजेब्रा हुई, मेंसुरेशन हुई, टिग्नोमेट्री हुई, टिग्नोमेट्री हालांकि आपके आती नहीं है, एलजेब्रा और मेंसुरेशन, इनमें आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। इसके 10-12 फॉर्मूले हैं, वो आप याद कर लो, आपके क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला अभी याद कर लेना, और जिस दीवार पे आपने ऐश्वर्या राय की, बिपाशा बसु की, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट या सलमान खान, संजय दत्त, जिसकी भी फोटो सामने लगा रखी है उसको हटाना, और उसके बाद में आप ये चिपका देना, फॉर्मूला लिख के और चिपका देना, ताकि आप उठते बैठते सोते जागते जो आप उनको देखते हो उनको ना देख के इनको देखो आप। ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका है। तो x प्लस वाई आपको 4 दे रखा है, तो 4 का क्यूब आ जाएगा यहाँ बराबर x प्लस वाई का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये मुझे पता करना है, प्लस 3 एक्स वाई कितना दे रखा है? तो एक्स वाई दे रखा है आपको 1, ये आ गया हमारा 1, और x प्लस वाई ये 4 दिया हुआ है, ये हो गया 4 3 12, 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, और 4 का क्यूब 64 होता है। 64 में से अगर आप लोग 12 घटाओ तो भाई ये आ जाएगा आपका 52, और यही आपसे पूछा गया था कि भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमारा क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 52। आगे चलते हैं। रवि ने 800 रुपए में एक शर्ट खरीदी और 900 रुपए में बेच दिया। अब एक बात बताओ, अगर किसी बंदे ने 800 की शर्ट खरीदी 900 में बेच दी, तो भाई फायदा कितने का हुआ? तो फायदा हुआ हमारे पास 100 रुपए का, और इसने यही पूछा है कि इसका मुनाफा कितने प्रतिशत हुआ। तो भाई परसेंटेज प्रॉफिट अगर आपको पता करना है तो आप ये कर सकते हैं, जो क्रय मूल्य है, जो लाभ हुआ उसके बटे में आप लोग इसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस लिख दो और गुणा कर दो 100 से। यानी इसका लाभ जो हुआ वो हुआ 100 का, बटे में 800 गुणा 100, 00 से 00 कट गई, 8 का अगर इसमें भाग दोगे तो ये आ जाएगा 12.5%। यानी कि इसको जो प्रॉफिट हुआ वो हो गया 12.5% का। सीधा सीधा भी कर सकते थे कि भाई 100 रुपए का फायदा हुआ कितने पर? 800 पर, और गुणा कर देते 100 से, तो ये भी आपका यही आता। वही चीज मैंने आपको बेसिक से भी बता दी, आपको जैसे दिल करे वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12.5। वैसे 1/8 जो फ्रैक्शन होता है वो भी 12.5 का ही होता है। अगला क्वेश्चन, 80 से 20% अधिक, यानी 80 तो ऑलरेडी है ही, और 80 से भी 20% अधिक, यानी 80 का 20% और जोड़ दें इसमें, तो भाई 80 तो ऑलरेडी है ही, इसका 80 का 20% कितना हो जाएगा? 16।
तो ये हो जाएगा 96। तो आसान सवाल था, 96 में इसका 20% ज्यादा हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई 80 तो वैल्यू है 100% की और आपको चाहिए 20% ज्यादा यानी 120% की। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो, तो 12 8 96। जैसे आपका दिल करे वैसे आप कर लीजिए, ठीक है। हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए। सिर टोपी सिर चश्मा, आप आसानी से बता सकते हो। टोपी सिर पे पहनी जाती है और चश्मा किस पर पहना जाता है? दबंग वाला चश्मा नहीं है कि आप पीछे की साइड में पहन लो कॉलर पे। चश्मा जनरली किस पर पहना जाता है? आंखों पर पहना जाता है। वैसे टिकटॉक पे वीडियो बनाने वाले या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाने वाले ये कहीं भी पहन सकते हैं, मुंह पे भी पहन सकते हैं, टोपी पे भी पहन सकते हैं, लेकिन इसने जो पर्टिकुलर यूज पूछा है वो आंखों के लिए है, ठीक है। दिल्ली का कोड दिया हुआ है आपको DELHI, दिल्ली का कोड आपको दिया हुआ है EFMIJ। ABCD के नंबर आपको याद होने बहुत जरूरी थे क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के लिए आप ABCD, मैं वैसे तो कहता हूं रीजनिंग के लिए सबके लिए जरूरी है, और ABCD के नंबर मैंने आपको करवाए हुए हैं एक वीडियो में, आप उसको जाकर देख लीजिए, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। दूसरी क्लास के बच्चे को भी बता दोगे ना, वो भी नहीं भूलेगा। D बोले तो 4 नंबर पे, E 5 नंबर पे, L 12, ये 8 और ये 9। और आप जैसे ही इनकी नंबरिंग करोगे E 5, F 6, M 13, I 9 और J 10, तो भाई देखो 4 के बाद में 1 बढ़ा दिया, 5 6 12 13 8 9 9 10। तो बस अब सिंपल सा काम हमें भी यहाँ यही करना था कि भाई B आता है 2 नंबर पे, O 15, M 13, B 2, 1 और 25। तो आप क्या करोगे, 2 के बाद में 3 नंबर, 3 नंबर पे आता है C। अब देखो कोडिंग का मेरा उसूल रहा है कि कभी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं देखा, पूरा सोल्व करके नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि 2-3 कोड के बाद में आंसर आ जाता है। जैसे पहला अक्षर 3 नंबर होना चाहिए था और 3 नंबर पे होता है C, ये इस ऑप्शन में नहीं है और इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? डी ऑप्शन। बस आपको भी यही चीजें देखनी है, आप पूरा भी देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टॉम का मतलब है 48, TOM, टॉम का मतलब है 48। जब भी ऐसा है इसका मतलब इसने इसके अल्फाबेट को जोड़ा होगा 100%। जैसे T20, O 15, M 13, तो 5 और 3 8, 2 3 और 1 4, 48 इसी से है। आगे इसने दिया हुआ है DI L के, D 4, I 9, L 12 और ये 11, 12 और 11 23, 23 9 32 और 4 36। इसने 27 गलत दिया हुआ है, ये 36 है यहाँ पर, ठीक है। अब आपसे पूछा था हैरी, HARRY, हैरी, H8 A1 R18, ये भी 18, ये 25, 18 दूने 36 और 1 37, 37 और 8 45, 45 और 25 45 50 60 70। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 70, ठीक है। तो अंग्रेजी के नंबर याद होने चाहिए आपको। अगली एक सीरीज थी हमारी 10 16 21 और 25, ये 6 5, इनका अंतर ले लीजिए हमेशा आप, ये 4 का आपको पता लग जाएगा कि इसमें 6 जोड़ दिए, फिर 5 जोड़े, फिर 4 जोड़े, यानी अब की बार ये 3 जोड़ेगा, तो 25 और 3 28 हो गया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 28, ठीक है। आगे चलते हैं, आखिरी सवाल हमारा। एक सीरीज दी हुई है आपको और इस सीरीज में आपको विलुप्त संख्या जो है वो बतानी थी। कैसे करें इसको? आप देखो ये इसका दुगुना दिख रहा है, 8 दूने 16, फिर ये इसका 3 गुना दिख रहा है। अगर इसको देखूं तो मैं 9 छंग 54, यानी कि मैं ये कर सकता था कि ये 3 गुना है तो ये 4 गुना हो जाएगा और ये इसका 5 गुना हो जाएगा। तो भाई 48 का 4 गुना। अब एक तो आप इसको गुणा करके देखो, 48 गुना 4, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19, 192। एक तो आप इसको इस तरीके से देखो, और अगर वो आपने वास्तव में रीजनिंग ही लगाई है तो आप ये देखो इकाई का अंक आएगा 8 चौक 32, यानी इकाई का अंक 2 होना चाहिए था और 2 एक ही ऑप्शन में है, तो मेरा ये आंसर सही हो जाता। ये हमारा दूसरा पेपर था। आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर, और अगर नए नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ जबरदस्त शानदार वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।